नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। दिसंबर का महीना उत्तराखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि दिसंबर में यहां बड़े स्तर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। इस बार 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। इसी क्रम में प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी 4 दिवसीय लंदन दौरे पर हैं, जहां वो रोड शो और बैठकों के माध्यम से उद्योगपतियों को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत के सरकार के कार्यकाल में डेस्टिनेशन इन्वेस्टर समिट आयोजित हुआ था, जिसमें अनुमानित 70,000 करोड़ निवेश प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए थे। इस बार का लक्ष्य बहुत बड़ा है। ऐसे में सवाल ये है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कितने निवेशक निवेश करते हैं। हमारा प्रयास है कि इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उत्तराखंड के अंदर बड़े निवेशक आए और वो निवेशक यहाँ हमारे यहाँ निवेश करेंगे। एक हमारे लिए बड़ा अवसर है और इस अवसर का हम लोग निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से हमारा राज्य आगे बढ़े, ज़्यादा निवेश होगा, ज़्यादा रोजगार मिलेगा, ज़्यादा समृद्धि होगी, हर प्रकार के हमारे अवसर ज़्यादा पैदा होंगे। तो आपको बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 8 और 9 दिसंबर को ये आयोजित होना है। इस प्रदेश में बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम होगा, जिसमें देश से ही नहीं विदेश से भी इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया गया है। कई राउंड की मीटिंग्स हो रही हैं और इस बार खास बात यह है कि खुद प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लंदन दौरे पर हैं। 4 दिवसीय उनका लंदन दौरा है और यहाँ पर रोड शो और बैठकों के माध्यम से वहाँ पर जो निवेशक हैं उन्हें यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और इसी को लेकर तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं यहाँ के, वो भी तैयारियां कर रहे हैं और किस तरीके से खास इसे बनाया जाए और वो भी कोशिश की जा रही है। खास बात इस बार ये है कि पिछले बार से ज़्यादा इस बार लक्ष्य रखा गया है, यानी कि पिछले बार का जो लक्ष्य था उससे ज़्यादा है। पिछले बार जो मुख्यमंत्री ने आंकड़ा दिया था वो 70,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव का था और इस बार जो प्रस्ताव हैं, जो लक्ष्य रखा गया है वो है 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य। तो लक्ष्य बहुत बड़ा है। अब देखना ये होगा कि इस लक्ष्य को पूरा किस तरीके से किया जाता है। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर ज़्यादा फोकस रहने वाला है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर ज़्यादा निवेश की संभावना है। ये तमाम चीज़ें दिसंबर में साफ हो जाएंगी जब इन्वेस्टर्स जो हैं उत्तराखंड आएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन दौरे पर हैं। 4 दिवसीय उनका लंदन दौरा आज से शुरू हो चुका है। 28 सितंबर तक ये दौरा है और उसके बाद वो उत्तराखंड वापस लौटेंगे। तो महत्वपूर्ण महीना है दिसंबर का, क्योंकि बड़े स्तर पर जो है वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इसका शीर्षक है। इससे पहले लोगो और वेबसाइट जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की वो लॉन्च हो चुकी है, कर्टन रेजिंग सेरेमनी भी हो चुकी है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ दिगंबर नेगी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आशीष नौटियाल कांग्रेस प्रवक्ता हैं, शांति प्रसाद भट्ट यूकेडी नेता हैं और मनोज इष्टवाल वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिगंबर नेगी जी, इस बार का जो लक्ष्य है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का बहुत बड़ा है, किस तरीके से साधने का प्रयास है इन्वेस्टर्स को? इन्वेस्टर समिट किसी भी प्रदेश के विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन आज के इस आधुनिक युग में है और इस प्रदेश का सौभाग्य रहा है कि G20 के भी बहुत सारे इवेंट्स उत्तराखंड में हुए हैं और G20 के जो डेलीगेट्स थे उनको उत्तराखंड का आतिथ्य, उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य उनको बहुत अच्छा लगा है। और निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री जी इन्वेस्टर समिट के लिए यूरोपीय यूनियन के देशों को आमंत्रित करने के लिए इंग्लैंड गए हैं, उसका एक सुसमाचार जल्दी ही राज्य को मिलेगा और राज्य में विकास और तेजी से गति पकड़ेगा। पर्यटन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उत्तराखंड और अधिक विकास करेगा। एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में देश और दुनिया में जाना जाएगा। बिल्कुल।
आशीष नौटियाल जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस इन्वेस्टर समिट को और जिस तरह से तैयारियां की जा रही है इसको और ग्रैंड भव्य बनाने के लिए पिछले बार से ज्यादा? देखिए मैडम, पहली बार देखा हमने इस तरीके से भव्य बनाने का जो इन्होंने कार्यक्रम बनाया कि विदेशों में जा रहे हैं, विदेश की धरती में जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। रोड शो क्या होता है, या तो ये नाम देना गलत, कुछ गलत नाम दे चुके हैं। रोड शो क्या होता है, जो अभी मैं देख रहा था कि अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जयपुर में रोड शो करेंगे। रोड शो करेंगे मतलब जनता को संबोध हाथ दिखाएंगे, जनता को बताएंगे कि मैं आ गया प्रधानमंत्री, मुझे वोट देना। ये क्या कैसे दिखाएंगे? ये इंग्लैंड जा रहे हैं, ये कैसे बोलेंगे कि यहाँ कंपनी लगाओ, आओ कंपनी लगाओ? क्या बोलेंगे? क्या किस तरीके से रोड शो क्या होता है? अगर आपको एक मीटिंग्स हैं, चलो कोई बात नहीं, वहाँ के आपके व्यापारी लोग हैं, आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, आप जा रहे हैं कहीं, आप कोई मीटिंग हॉल है, आपने वहाँ मीटिंग करी। अब मीटिंग नहीं, ये सड़कों में घूमेंगे, ये रोड शो, यही का मतलब तो यही हुआ जो समझ में आता है। और बोलेंगे आओ आओ इंडिया आओ, व्यापार खोलो, उत्तराखंड में आओ व्यापार खोलो। इस तरीके से एक समय था मैडम जब अंग्रेजों को हमने देश से बाहर भगाने का काम किया था, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ खुद आए और यहाँ कब्जा कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो हम बोलते हैं, और आज हम खुद लेके आ रहे हैं, आओ फिर दोबारा जो रही कसर है उसे निकाल दो। ऐसा क्या हो गया मैडम? उत्तराखंड के अंदर कोई व्यापारी डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या उत्तराखंड आपको छोटा राज्य लगता है? उत्तराखंड के अंदर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लोगों की कमी नहीं है, पर उत्तराखंड की व्यवस्थाएं इस प्रकार से आप लोगों ने कर रखी हैं कि लोग उत्तराखंड में व्यापार ही नहीं करना चाह रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर इतने ज्यादा अपने वो लेने पड़ते हैं, एनओसी लेनी पड़ती है, चाहे किसी विभाग से हो, पॉल्यूशन विभाग की हो, फूड लाइसेंस की हो, कई वो होती हैं, जो आदमी लेते लेते सोचता है छोड़ो बिजनेस ही बंद करो यार, मुझे करना ही नहीं है। आप देखें, कोई भी इन्वेस्टर होगा वो इन्वेस्ट करना चाहता है, वो प्लांट लगाना चाहता है, बस शर्ते उसको सही माहौल दिया जाए, उसको सड़क, बिजली, पानी, सारी व्यवस्थाएं दी जाएं, सरकार की तरफ से सहूलियत हो कि किस तरीके से आप अगर इंडस्ट्री लगाते हैं तो ये कागजी कार्रवाई कैसे एक आपके चैन है जिससे पूरी हो जाएंगी, उसे बार बार चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, कैसे उसे जमीन उपलब्ध हो जाएगी, तो इंडस्ट्री भी लगेगी। पर इंडस्ट्री ये विदेशों में जाके और रोड शो करके कि आ जाओ बिजनेस लगाओ, कोई पेन बेच रहे हो क्या, 2 रुपए का चिल्लाते हुए जाओगे वहां, क्या करने वाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ 2024 के लिए देश को, राज्य को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनकी कोई मकसद नहीं है। और जहां तक ये बोलते हैं कि कांग्रेस पहले ही विरोध करना शुरू कर देती है, निश्चित हमें पता है, क्योंकि आप हमारी जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद करने के लिए जाते हैं। आज आपने देखे हमारे यहाँ दून अस्पताल जैसी जगह में कर्मचारी नहीं है, आप डेंगू का प्रकोप चल रहा है, कर्मचारी नहीं है, उनको तनख्वाह देने के लिए हमारे पैसा नहीं है, हम उनको कर्मचारी 50-60 कर्मचारी नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, और आप जाके सिंगापुर इधर उधर जाके मजे लेने जा रहे हैं। निश्चित हम बोलेंगे, जब आप उत्तराखंड की संपत्ति पे, उत्तराखंड के लोगों की गाड़ी कमाई पे अगर आप लोग अय्यासी करने जाएंगे, हम जरूर रोकेंगे, और ये हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल। शांति प्रसाद भट्ट जी, सर आप क्या कहेंगे इस इन्वेस्टर समिट को लेकर, जितने जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, जो इस बार का एजेंडा है? तो समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुखिया इंग्लैंड गए हैं और 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट यहाँ करवाएंगे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, विकास का ताना बाना उत्तराखंड में चौमुखी विकास होगा। ऐसा लगता है कि यदि ये सत्य हो गया तो घर घर रोजगार होगा, हर घर में जो है खुशहाली होगी। मगर समझने वाली बात यह है कि चुनाव से पहले, याद होगा दिव्या आपको, 2017 में चुनाव जीतने के बाद 50,000 नौजवान बच्चों को रोजगार देने वाली ये भाजपा 5 आदमियों को रोजगार नहीं दे पाई। ठीक 2018 में, याद होगा 3 अक्टूबर 2018 से पहले इन्होंने उत्तराखंड के अंदर 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात करी थी। बहुत बड़ी नौटंकी हुई थी, अखबारों के माध्यम से, एड के माध्यम से उत्तराखंड को चमन बनाने की बात कही थी। हुआ क्या? 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में नहीं हुआ। हमारी बेहद कीमती जमीन इन्होंने भू कानून खत्म करके बेचने की तैयारी कर दी। परिणाम यह हुआ, पूरे पहाड़ के पहाड़ बिक गए और निवेश के नाम पर टाए टाए फिश हुआ। लोकसभा चुनाव में इन्होंने लाभ लिया, 5 सांसद जीत के चले गए, मोदी जी टाटा बाय बाय करके उत्तराखंड की तरफ पीठ की और चले गए। उसके बाद 5 साल उत्तराखंड के अंदर जो नूरा कुश्ती जमीनों के लेकर हुई, जो जन आंदोलन खड़े हुए, दुनिया ने देखा,
कि उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा किया और इन्वेस्टमेंट के नाम पर जमीनें बाहर वालों को बिकवा दी। जी। अब आप फिर देखिए, हमारी शंका ऐसे ही नहीं है। 24 का चुनाव है, फिर वही ड्रामा शुरू हो गया। मैं पूछना चाहता हूं दिव्या, जी। यदि मुख्यमंत्री जी ऐसे घर घर जाकर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, क्या ये संभव है? क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा आपका लोगों को समझ नहीं आ रहा है? अरे भाई, ये आपके बड़े बाबू जो बैठा रखे हैं सचिवालय में, ये जाते, ये वहाँ MOU तैयार करवाते और मुख्यमंत्री को जाकर साइन करने की बात होती, तो हमें लगता कि वाकई सरकार का होमवर्क बड़ा अच्छा था। अब मुख्यमंत्री जो है 2.5 लाख करोड़ के कागजों में साइन करने के लिए इंग्लैंड गए हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता। मगर फिर वही बात आ गई। 19 के चुनाव से पहले 18 में उत्तराखंड में ऐसी नौटंकी हुई, रुपया एक नहीं आया, हमारा अस्तित्व खतरे में हो रहा गया जमीन बेच की, जमीन भू कानून खत्म करके। जी। अब ये पता नहीं क्या बेचने जा रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। जी। ये 2.5 लाख, पहले 85,000 करोड़, अब 2.5 लाख करोड़, इतनी बड़ी अमाउंट इन्होंने उत्तराखंड में निवेश करने की कह दी कि अब जनता में इनके जो भक्त लोग हैं, अब ये गांव गांव जाके कहेंगे कि वो तो इंग्लैंड गए, 2.5 लाख करोड़ आ जाएंगे, अब उत्तराखंड में चमन होगा। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से दिव्या जी, होगा, करेंगे, देखेंगे में, आखिर 13 साल भारतीय जनता पार्टी की जनता ने सरकार देख ली। उत्तराखंड के एक भी इशू में अगर काम हुआ होता तो हमें लगता वाकई भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड हित की है। पलायन पे काम हुआ नहीं, राजधानी पे काम हुआ नहीं, नौजवान बच्चों को रोजगार देने में काम हुआ नहीं, उत्तराखंड में जनसंख्या विस्फोट को रोकने में काम हुआ नहीं, नाले खालों से कब्जा हटाने का काम हुआ नहीं। हो क्या रहा है? गांव वालों की दुकान उजाड़ी जा रही है, जो बेचारे गांव में 2 रोटी खा रहे थे उन्हें बेघर कर दिया, नौकरियां ये बेच रहे हैं, पलायन दुगना कर दिया, पहाड़ खाली हो गए, राजधानी का पता नहीं है, और विकास के नाम पे 85,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हमारी छाती पे ठोक दिया, पुल बन रहे तो गिर रहे। मेरा कहने का मतलब है दिव्या, विकास के नाम पर कर्ज की जो मार पहाड़ की जनता पर जो थोपा है, उसका परिणाम यह है कि जन्म से पहले ही हम 80,000 प्रति व्यक्ति कर्ज में डूब गया। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार का कोई सिंसियर व्यक्ति ये बताए कि इंग्लैंड जाने की माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या जरूरत थी? ठीक है सर, जवाब क्या जरूरत थी? ठीक है ईस्टवाल जी, ये तो पॉलिटिकल एंगल था या पॉलिटिकल वक्तव्य थे, लेकिन आपका एनालिसिस क्या कहता है? हमारे प्रदेश में निवेश आए, छोटा ही सही, लेकिन बहुत बड़ी बात है इस प्रदेश के लिए। इस बार जो इवेंट होने जा रहा है उसे किस तरीके से आप देखते हैं? दिव्यदर्शनी सबकी टकटकी है, सिर्फ उत्तराखंड की नहीं, पूरे देश की इन्वेस्टर समिटों से टकटकी है कि दिसंबर में होने क्या जा रहा है। हम उत्तराखंड के जो जनमानस है अभाव में जिए हैं। अभाव के आधार पे स्वाभाविक है कि बेरोजगारी को लेके हम सबसे ज़्यादा चिंतित हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी की पीड़ा मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और बहुत मतलब ये दुर्भाग्य है प्रदेश का कि यूकेडी को कभी नेतृत्व नहीं मिला, जहाँ इतना अच्छा बुद्धिजीवी थिंक टैंक भी है, लेकिन हम लोग पता नहीं कभी सोचेंगे भी कि नहीं सोचेंगे। ये विगत जो चुनाव था उसमें पता लग गया कि यूकेडी के प्रति हम कितने सजग हैं, लेकिन सोच होनी चाहिए। इस सोच पे ही चमत्कार होता है। सही बात है, 2018 का जो इन्वेस्टर समिट हुआ था 85,000 करोड़ में से आखिर जो यहाँ इन्वेस्ट होना था, जो व्यापारी आ रहे थे, जो बिजनेसमैन यहाँ आ रहे थे, उन्होंने हाथ खड़े क्यों किए? क्या कभी हमारे नेतृत्व ने, हमारी राजनेताओं ने, हमारे मुख्यमंत्रियों ने इस बारे में सोचने की कोशिश की? नहीं की। मेरी 2-4 जो बिजनेसमैनों से बात हुई, जिनका इन्वेस्टमेंट होने वाला था, जिनसे मैंने बात भी की थी, जिनके मैनेजर वगैरह से बात की थी कि यार 2-4 हमारे इधर के लड़के लग जाएंगे तो मेहरबानी होगी। जब बाद में पता लगा कि वो अपनी फैक्ट्री लगा रहे, तो मैंने कहा ये क्या है? तो वास्तव में जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे ना, एनओसी में ही अटक जाता है सारा काम।
और वो एनओसी की जलेबी ऐसी पकती है कि वो गड्डी मोटी 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 इतनी मोटी हो जाती है। अब जो बिजनेसमैन यहाँ पैसा कमाने के लिए आना चाहता है वो क्यों लाखों का ये करोड़ों का आपको भाई सिर्फ अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाने के लिए कमीशन देगा? ये नरेंद्र तिवारी का कार्यकाल तो है नहीं कि तिवारी जी ने बोला ठीक है भाई तुम लगाओ तो सही इस समय यार, बाद में इसको बंद करके चले जाना, जैसे नो लॉस नो प्रॉफिट पे आओगे आप निकल लेना। हुआ क्या, जितने भी जगह इन्वेस्टमेंट हुआ है कंपनियों के, चाहे वो सेलाकुई में हुआ है, चाहे आपके हरिद्वार में हुआ है, चाहे उधम सिंह नगर में हुआ है, आधे से ज्यादा कंपनियां यहाँ से छोड़ के चली गई हैं। जो कंपनियां हैं भी वहां क्या है कि आपके उत्तराखंड के लोग ठेकेदारी पे काम करेंगे जी, और ठेकेदारी से ऊपर आपके काम नहीं है। आप 8,500 10,000 की नौकरी से ऊपर आपको मिलेगी नहीं। आप ठेकेदारों के अधीन काम करना है, क्योंकि उन ठेकेदारों से पहले ही एमओयू साइन हो रखा कि भाई ठेकेदारी में चलाओगे और आपने कंपनी के वर्कर्स अवेलेबल करवाने, उत्तराखंड के इतने % आप लगा रहे हैं, लेकिन वो ठेकेदारी के तहत है। आपने तो उनका पीएफ जीपीएफ जो भी है वो तो पहले ही खा दिया। तो ये अगर परिपाटी चलेगी तो मैं भी चाहूंगा कि 2.5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर इन्वेस्टर आते हैं जी, और वो इन्वेस्टमेंट के लिए रुचि अपनाते भी, अगर इंग्लैंड की बात हो रही है, वहां के जो यहाँ कंपनी लेके आएंगे, उद्योग लेके आएंगे, क्या वो यहाँ के जो अधिकारियों को इतनी मोटी कमीशन देंगे? जी, उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, अडानी ने 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के लिए उत्तर प्रदेश में कहा था और वो इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया। कारण क्या है कि योगी जैसा शासक मिला है। योगी ने साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया था कि कोई कमीशन नहीं चलेगा। बिल्कुल वही टाटा समूह के साथ टाटा ग्रुप ने अगर वहां इन्वेस्टमेंट किया है एयरलाइंस को लेके, तो वो भी ऐसे ही हुआ है। आप अगर आपने कमीशन की पोटली बंद रखेंगे तो 2,500 करोड़ क्या, 250 करोड़ क्या, 250 लाख करोड़ क्या, ये सब हो सकता है, बिल्कुल, बशर्ते कि आपकी लगाम आपके हाथ में हो, आपके जितने भी अधिकारी हैं उन पर आपकी लगाम कसी हो, तब जाके आप भला कर सकते हैं प्रदेश का। 2018 के एक आंकड़े जो हम लोगों को वेबसाइट से मिले, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2018 की जो वेबसाइट बनी थी उसके अकॉर्डिंग जो प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट था वो 1,24,366 करोड़ का था, जिसमें सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट दिखाया गया है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, जो सबसे लास्ट में है वो स्किल एंड एजुकेशन में दिखाया गया है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हमारे जो है 28,311 करोड़ के चल रहे हैं, जिसमें प्रस्तावित जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो 82,453 है। तो ये अपडेट जो है वो अक्टूबर 2018 से जून 2022 के बीच का सारा डेटा निकाला गया है। दिगंबर नेगी जी, मेरा सवाल ये है कि अभी का अपडेट क्या है? आपको 1,24,000 का जो प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट है वो मिलता है, उसमें ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 28,000 करोड़ के कम से कम है। बाकियों का क्या है सर, बाकियों का स्टेटस क्या होगा? देखिए, इन्वेस्टर समिट का जो लाभ आज उत्तराखंड में बहुत प्रत्यक्ष नज़र से देखा जा रहा है। पहले रोपवे हरिद्वार में मनसा देवी और चंडी देवी तक ही दिखता था। इन्वेस्टर समिट के बाद आज सुरकंडा में देवी का जो रोपवे है वो चालू हो चुका है जी। देहरादून तो मसूरी निर्माणाधीन है। केदारनाथ यात्रा को सुगम बनाने के लिए वहाँ पे भी रोपवे का काम चालू है। इसी प्रकार से जो इंडस्ट्री सेक्टर है, जिसको आपने कहा कि जिसमें कि कुछ निर्माण कार्य होने हैं जी, तो उसमें आप देखेंगे हरिद्वार के अंदर अंबुजा से लेकर के और विभिन्न प्रकार की सीमेंट फैक्ट्रीज का वहाँ पे काम शुरू हुआ है। महिंद्रा का प्रोडक्शन वहाँ पे शुरू हुआ है जी। बहुत सारी फार्मा कंपनीज उत्तराखंड में नई आई हैं। और यही नहीं, टाटा का बहुत सारा काम देहरादून में, चाहे टाइटन वॉच बनाने का हो और उसके बाकी प्रोडक्ट्स भी उत्तराखंड में लॉन्च हुए हैं जी। हम उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक हमसे 3 गुना बड़ा स्टेट है। इसमें बहुत बड़ा भाग मैदानी है।
हमारे पास मैदानी ज़मीन की कमी है, उसमें आबादी भी है, कृषि भी है, और जितना सिडकुल क्षेत्र हमारा आज की तारीख में फ्लोरिश हो रहा है, जी। क्योंकि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, पहले से ही है। मैं उत्तर प्रदेश से कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ। जब उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, उससे पहले से जब सपा और बसपा की सरकारें थी, तब भी उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था। इन्वेस्टर को सबसे पहली चीज़ जो चाहिए होती लॉ एंड ऑर्डर। जी। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का जो रेशो है वो बहुत अच्छा है, पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलती है। हमारे यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स है वो स्किल्ड है, वेल एजुकेटेड है, वेल मैनर्ड है, वेल बिहेव्ड है। दूसरी बात, जो यहाँ पे काम करने वाले हैं, जो हाई स्किल्ड लोग हैं, जो उनके मैनेजर्स हैं, एचआर हैं, या उनके आर&डी वाले हैं, उनके लिए सीनरी बहुत अच्छी, घूमने फिरने की जगह बहुत अच्छी है, बच्चों के पढ़ाई के लिए अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजेस हैं। तो हर प्रकार से उत्तराखंड जो है निवेशकों के लिए अनुकूल है। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल एजुकेशन को लेकर है, क्योंकि उत्तराखंड जो है एजुकेशन हब कहा जाता है। आपने कहा स्किल्ड लेबर बहुत है यहाँ पर, तो क्या वजह है कि 2018 में महज 9 इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव आप लोगों को मिले हैं एजुकेशन के सेक्टर में, जबकि यहाँ पर और बूम कर सकता है ये सेक्टर? की क्या वजह है कि इन्वेस्टर्स यहाँ पर आकर एजुकेशन के सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना? देखिए, आप जब से राज्य बना है जी, आप देहरादून में देखिए कि ग्राफिक एरा, जो कभी कैप्री जो एक ट्रेड सेंटर है, उसमें एक छोटा सा कोर्स, ऑनलाइन कोर्स चलाने का काम करता था। आज ग्राफिक एरा एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन चुकी है। केवल देहरादून में नहीं, बल्कि वो कुमाऊं गढ़वाल में भी उसकी एक ब्रांच खुल गई है। और मेडिकल से लेके एग्रीकल्चर से के लिए, बी फार्मा से लेके, स्कूलिंग से लेके, हर फील्ड में उत्तराखंड का ही एक नौजवान उस यूनिवर्सिटी को चला रहा है। और 5,000 क्या 10-15 हज़ार बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से उत्तरांचल यूनिवर्सिटी है, उसमें भी बहुत अच्छा हुआ है। माया यूनिवर्सिटी है। इस प्रकार से यहाँ पे सरदार भगवान सिंह पैरामेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो इस प्रकार से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस उत्तराखंड के ही जो लोग जो थे, यहाँ के रहने वाले, जो उनको संचालित करते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से फ्लोरिश हुए हैं। उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल में अपना नाम कमाया है। देश के कोने कोने से बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि जब हमारे पास ऑलरेडी ही एक बहुत अच्छा इस क्षेत्र में हमारे लोग कर रहे हैं, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी की जो हम बात कर रहे हैं, या बाहर की यूनिवर्सिटी, उनको दरअसल क्या चाहिए होता है? उनको ज़मीन चाहिए होती फ्री में। अधिकतर जितने भी प्रस्ताव आते हैं वो ज़मीन चाहते हैं फ्री में। और देहरादून में तो चलो थोड़ी बहुत है भी, हरिद्वार में है भी, पहाड़ में तो बिल्कुल ज़मीन ही नहीं है। पहाड़ में तो ज़मीनों का रेट चंबा बाजार में राजपुर रोड से ज़्यादा है। क्यों? या उत्तरकाशी बाजार में आप देखेंगे तो राजपुर रोड से ज़्यादा ज़मीन के रेट हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ ज़मीन बहुत कम है, सीमित है। तो हम उस प्रकार से तुलना नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से हम उत्तराखंड में निवेशकों की तुलना नहीं कर सकते हैं। हाँ, जितने निवेशक हैं वो फ्लोरिश हो रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट देने में सक्षम है, और वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा, मिनी सिडकुल एरिया की बात हो रही थी सर। इससे पहले जब बागेश्वर उपचुनाव में हम सुन रहे थे आम आदमी पार्टी और यूकेडीयू, मिनी सिडकुल एरिया का हमने काफी जिक्र सुना था। और ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो हरिद्वार, उधम सिंह नगर, इन्हीं क्षेत्रों में क्यों हो रहे हैं सर? पहाड़ तक इन्वेस्टमेंट पहुंच क्यों नहीं पा रहा है? ये जो रीजन आप कह रहे हैं कि वहाँ के जमीन के रेट्स बहुत हाई हैं, रीजन कुछ और है? देखिए, सबसे पहले तो पहाड़ में जो है लैंड बैंक नहीं है हमारे पास, बहुत कम है, बहुत सीमित भूमि है। और उस सीमित भूमि में जितना एक अच्छी इंडस्ट्री को चलाने के लिए लैंड की जरूरत होती है, उतनी हमारे पास समतल भूमि बहुत कम है। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है जी। दूसरा कारण आज तक जो था वो ट्रांसपोर्टेशन था, परंतु अब क्योंकि ऑल वेदर रोड और रेल मार्ग बनने के कारण से आने वाले समय में ये चुनौती भी दूर हो जाएगी, और निश्चित रूप से जो उद्योग हैं वो पहाड़ों की ओर बढ़ेंगे। जी, आशीष नौटियाल जी, ये सारे डिस्कशन हमने कर जी। उसमें आईटी सेक्टर हो सकता है, हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर हो सकता है, वेलनेस का सेक्टर हो सकता है। तो जो मतलब पॉल्यूशन फ्री जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए पहाड़ों में बहुत अच्छा स्कोप है। बिल्कुल। इवन कि रामदेव ने भी एमकेशन में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, और भी बहुत सारे जो हैं प्रोजेक्ट्स पहाड़ों में लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नहीं जा रहा है पहाड़ों की तरफ, पहाड़ों की ओर भी इन्वेस्टमेंट जा रहा है, परंतु पहाड़ों की चुनौतियां भी
कुछ विशेष हैं। जी तो आने वाले समय में वो चुनौतियों से हमारी गवर्नमेंट उनको मीट आउट करेगी। जी और पहाड़ों में भी आप देखेंगे कि आईटी इंडस्ट्रीज हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में हम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। ठीक है। आशीष नौटियाल जी, जब आप लोग कहते हैं मुख्यमंत्री क्यों इंग्लैंड जा रहे हैं तो इसमें परेशानी क्या है? अगर आप इसे पॉलिटिकल एंगल से भी देखते हैं तो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने एक चेहरा बनाया है, खुद का एक स्टेट की पहचान बनाई है जिस तरीके से कहा जाता है, तो उसमें तो और भी अच्छा है इस उत्तराखंड के लिए, क्योंकि इसका मुखिया जो है वो खुद जाकर लोगों के बीच जाकर इन्वेस्टमेंट की बात करता है। देखिए मैडम, ऐसा इन्वेस्टमेंट तो समझ से बाहर है कि आप जाएं और कहें आ जाओ क्या बोलो, मतलब ये तो रैली है। इन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग होता है मैडम, वो मीटिंग्स होती हैं, बैठकें होती हैं, आपकी व्यापारियों के साथ बैठक होंगी। अगर मैं सड़क में यहाँ से चलता हुआ जा रहा हूँ तो रैली टाइप की हो गई। तो एक रोड शो क्या होता है? रोड शो ये तो होता है, ये आपकी रैली चल रही है, तो उससे नहीं आता है। जो बड़ा व्यापारी होता है, बड़ा इंडस्ट्रियल होता है, वो आपके साथ बैठ के चर्चा करेगा, वो मीटिंग आपके साथ बैठ के करेगा कि देखिए हम इंडिया में अगर चलो आपके राज्य में लगाते हैं तो आप किस तरीके से हमें जमीन की व्यवस्था देंगे, किस तरीके से आप हमें वहाँ पे बिजली देंगे, किस रेट पे बिजली मिलेगी, किस रेट पे पानी मिलेगा, कैसा ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी। जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आप लोगों को लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे आपने देखा अंकिता हत्याकांड किस तरह से उत्तराखंड के अंदर हुआ और जिस वीआईपी ने किया उसका नाम उजागर नहीं हो रहा है। अरे कई तरह के स्टाफ रहेंगे, बाहर के लोग भी आएंगे। इस तरह की घटनाएं जब सुनते हैं तो लोगों का दिल दहल जाता है कि इसी उत्तराखंड में आना है जहाँ अंकिता जैसा हत्याकांड हुआ और आज भी सरकार मौन है। आज कोर्ट में केस चल रहे हैं, लेकिन आज 1 साल बीत जाने के बाद भी ये नहीं पता लगा कौन वीआईपी था। क्या इस चीज के लिए उत्तराखंड में आना है? तो उल्टा देखिए आपसे कई सवाल चीजें किया जा रहा कई है। चीजें महेंद्र होती भट्ट हैं। का ये कहना था कि अगर कांग्रेस को पता तो कांग्रेस ही बता दे वीआईपी का नाम क्या है, वरना खाली बेफिजूल में इस तरीके की बातें करना बेमतलब है। देखिए मैडम, आज गरीब आदमी को हर कोई दबाने की कोशिश करता है। आज अंकिता के माँ बाप ने अगर बच्चे को भेजा और ये बात खुल के भी आई कि वीआईपी कोई था, कोई वीआईपी आने वाला, सबने सुना। हमने स्पेशल कोई ऐसा तो नहीं हमारे चैनलों में लग से आया, समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सबने सुना, सबको पता है कोई वीआईपी था। अब प्रेमचंद अग्रवाल जी ने बयान दे दिया कि वीआईपी एक कमरे का नाम था। बड़ी एक हास्यास्पद बात है कि आप एक वीआईपी की जहां बात हो रही है, आप एक कमरे के नाम को बोलते हैं। आप एक कमरे को जहां जिस दिन केस होता है, जिस दिन कुछ इंक्वायरियां होनी होती है, जिस दिन कुछ कार्रवाई होनी होती है, आप सीधे सीधे बुलडोजर चढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद डीएम मना कर देते हैं बुलडोजर ने चढ़ाया नहीं। फिर चलिए, ये तो मुख्यमंत्री बोलते हैं हमने हॉस्पिटैलिटी चढ़ाया। सेक्टर की बात है, लेकिन और भी सेक्टर्स हैं। टूरिज्म है, फिल्म सेक्टर है, फिल्म शूटिंग के लिए मैडम, मैं बहुत आपको अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट है यहाँ पे। पहले ही मैंने आपको बताया। देखें, इंडस्ट्रियल चाहता है मैं इंडस्ट्री लगाऊं, जो भी व्यापारी होता है वो चाहता है मैं अपना व्यापार लगाऊं। और छोटा व्यापारी भी बड़ा व्यापार करने की क्षमता रखता है, पर उसको आपको माहौल देना पड़ेगा, उसको आपको व्यवस्थाएं देनी पड़ेगी। हमारे आप देखें जीएसटी वाले, सीजीएसटी वाले लोगों के घर छापे मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं लोगों को जबरदस्ती जा जाके। आप कैसे, किस प्रकार से आप व्यापार करेंगे? व्यापार करना बड़ा मुश्किल हो गया है। पेनल्टियां इतनी लग रही हैं, ट्रकों को जबरदस्ती खींच खींच खोले जा रहे हैं। आज भी अगर मैडम देखें, बेईमान के लिए कोई ताले नहीं होते, ताले ईमानदार के लिए होते हैं। जो ईमानदारी से काम करना चाहता है, दिक्कत उसको ही होती है। जो बेईमान होता है तो बड़ा खुश होता है। आप जितनी सख्ताई करने की कोशिश करेंगे, बेईमान और खुश होता है कि देखो सख्ताई हो रही, कोई बात नहीं, उसको करना ही है। एक ईमानदार आदमी को कार्य करने के लिए एक अच्छा माहौल चाहिए होता है। और जिस दिन आप ये माहौल देंगे, मैं आपको निश्चित विश्वास दिलाता हूँ मैडम, उत्तराखंड के अंदर ही बहुत व्यापारी हैं जो व्यापार कर सकते हैं और बहुत बड़े लेवल का व्यापार कर सकते हैं। आज भी सारी कंपनियां जो हैं बाहर हैं। उत्तराखंड में कौन कौन सी इतनी बड़ी कंपनियां लग गई? आप हम अपने मेज की अगर बात करते हैं, मेज में अगर 4 आइटम है तो कोई आइटम की प्रोडक्शन पूना में हो रही है, किसी की बॉम्बे में हो रही है, किसी की नोएडा में हो रही है। उत्तराखंड में कितना प्रोडक्शन है? तो बाहर से माल आ रहा है। अगर आप उत्तराखंड में माहौल अच्छा देंगे, निश्चित ही मुख्यमंत्री जी को इस तरह से विदेशों में जा जाके अपनी बेइज्जती कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तराखंड के अंदर ही उत्तराखंड का व्यापारी एक अच्छा काम करेगा। और आप देखें, उत्तराखंड एक अपने आप में ऐसा राज्य है मैडम, कोई कमी नहीं है उत्तराखंड के अंदर। हर जगह के माहौल के हिसाब से कंपनियां खोली जाती हैं। अगर हम पे जगह ज्यादा है तो हो सकता है वहाँ कार की फैक्ट्री लग जाएगी, हम पे जगह कम है तो हो सकता है वहाँ सुई की फैक्ट्री लग जाएगी। अरे फैक्ट्री तो कई प्रकार की होती है, ये थोड़ी सुई नहीं बनती, सुई भी बनती है, कार भी बनती है, हवाई जहाज भी बनता है। जगह के हिसाब से सब कुछ होगा। आप कॉल सेंटर बना दें, आप पहाड़ों के अंदर बड़े बड़े कॉलेज डेवलप कर दें, कोई दिक्कत नहीं। पर पहाड़ के अंदर तो आपने बाग छोड़ दिए। आप जो परसों अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, कोई दादी अपने बच्चे को खिला रही थी, गोद से छीन के भाग गया बाघ। कौन रहना चाहेगा इतनी खतरनाक जगहों में? आप लोगों ने जो राजाजी पार्क, अन्य पार्क है, वहां से लाके तो वहां बाघों को छोड़ दिया, वहां बंदर छोड़ दिए। वहां चाहते हैं कि जो बेचारे 2-4 लोग रह भी रहे, उनका व्यापार भी तहस नहस कर दो, बेचारे वो भी चले जाएं और फिर आप लोग उसमें कब्जा करवा दो।
बाहर के लोगों का। ठीक है। सिर्फ सरकार की मंशा ये है, इसके अलावा कुछ सरकार नहीं करने वाली, ना करना चाहती है। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, जब हम कहते हैं पहाड़ों पर हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो चैलेंजेस दिगंबर नेगी जी ने बताए हैं, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं और आपको क्या लगता है कहाँ कमी है कि हमारे पहाड़ों तक इन्वेस्टमेंट कम पहुंच पाता है, रोजगार कम होता है? देखिए दिव्या, मैं जो बात बोलूंगा पूरा उत्तराखंड उससे सहमत होगा, और जो बात इस डिबेट से निकल कर आएगी वो दर्द उत्तराखंड है। मैं पूछना चाहता हूं, 2018 में जब त्रिवेंद्र सरकार ने 85,000 करोड़ 6 महीने में लगाने की बात कही थी, क्यों नहीं लगा? इसी डिबेट में अंश में बात आई निकलकर। मैं बताता हूं, जब सत्ता में चुनाव जीतने के लिए 10-10 करोड़ रुपए खर्च करोगे तो चुनाव जीतते ही पैसा कमाने की मानसिकता, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि ये तराजू वाली पार्टी है। अब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने आया है, वो कह रहा है मैं यहाँ 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करूंगा, अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाता है, उसकी पूरी टीम आती है, संबंधित विभाग के मंत्री से मिलती है, सचिव से मिलती है। आप बताइए, उसको सिंगल विंडो में सारे काम पूरे हो जाने चाहिए या उससे ये कहा जाए इतने लाख इन्वेस्टमेंट है, इतना दे दे? जब उसको घुमाया जाता है, फुटबॉल बनाया जाता है, तो वो चला जाता है, क्योंकि वो तो व्यापारी है, उसको सुविधा मिलेगी तो वो तो हर जगह पर जो है अपना व्यापार करेगा। यही कारण है कि 85,000 करोड़ कहने वाली ये सरकार 85 रुपए का इन्वेस्ट नहीं कर पाई, टाइम फिश योजना हो गई। ये भी हमको जो शंका लग रही है उसका कारण ये है। अब आ जाइए दूसरा मूल बिंदु, जो बिंदु मैं आपको बता रहा हूं। दिव्या, राज्य बनने के बाद उत्तराखंड की प्रतिभाओं को मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को, अगर ये आंकड़े बता दें कि कितने IIT टॉपर इन्होंने उत्तराखंड में रोके, कितने इंजीनियर टॉपर इन्होंने उत्तराखंड में रोके, मैं चुनौती और चैलेंज के साथ कहता हूं, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां इसमें टाइम फिश और राजनीतिक बेईमान साबित होगी। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं अपने परिवार का। विक्रम रावत हरिपुर कला में किसान है, उसकी लड़की ने हाई स्कूल टॉप किया, सुबह 4 बजे रिजल्ट निकलता है, 5 बजे मुख्यमंत्री निशंक जी घर पहुंच जाते हैं, माला पहनाकर, वाह मेरी बिटिया, हमारे राष्ट्र की धरोहर, राज्य की धरोहर। वो लड़की IIT टॉप कानपुर से करती है। मैं पूछना चाहता हूं, कहां मर गए दोनों मुख्यमंत्री? कहां है वो लड़की? वो लड़की जिसका पहला इंटरव्यू कानपुर में ये आया था कि मैं अपने राज्य की पहली सेवा करना चाहती हूं, उसे यहां किसी ने नहीं पूछा। आज मजबूरी में एक इंटरनेशनल फर्म में काम कर रही है, वो सुविधाएं ये राज्य सरकार दे नहीं सकती जो सुविधाएं उस लड़की को वो फर्म दे रही है। कहने का मतलब है, उत्तराखंड में देहरादून के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य बन चुका है दिव्या, जिस पिता के पास थोड़ा पैसा और सुविधा आई, उसने देहरादून में घर बनाया, लड़का बीटेक, एमटेक, IIT टॉपर बना, वो लड़का सीधा बेंगलोर, ज्यादा सफल है तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया निकल गया। यहां बूढ़े और बुढ़िया नौकरानियों की झाड़ खा रहे हैं, ना बहू साथ में ना बच्चा साथ में। और ये सरकारें जब हाकम के एजेंट के माध्यम से 15-15, 25-25 लाख, यहां तक कि कांग्रेस की सरकार में SDM तक जो है बाहर के लोग लगा दिए पैसे लेके। ऐसे में उत्तराखंड का ब्रेन तो हो गया ड्रेन, और निकम्मे, नालायक, चोर, उचक्के राजनीतिक लाभ लेके यहां बन गए, अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक। अब ऐसी स्थिति में आप ये बताइए कि उत्तराखंड का भविष्य जा किस ओर रहा है? हम 64 लाख थे, घटकर पहाड़ के अंदर 48 लाख रह गए। अब हमारी स्थिति ये हो गई कि हम अपने राज्य में अल्पसंख्यक हो गए और बाहर के यहाँ बहुसंख्यक हो गए। हर विधानसभा में 35-40 हजार आदमी वो हो गया जिसे उत्तराखंड से लेना देना नहीं है। कोई चप्पा चप्पा खाजप्पा कर रहा, कोई घर घर चोर हर घर चोर कर रहा, और ये दोनों सत्ता के अंदर आकर कमीशनबाजी में उत्तराखंड को ऐसे उलझा दिया। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं दिव्या, ये मैं वो पीड़ा आम जनमानस की बता रहा हूं कि बच्चे को पढ़ाओ तो वो तो भाग्या इंग्लैंड या
अमेरिका या बेंगलोर या दिल्ली। और अगर अनपढ़ बनाओ तो वो चप्पा चप्पा खाजप्पा सुलफैया बंगलची दारो दारो बन के भाजपा कांग्रेस के झंडे बरदार बन गए। तो ये राज्य जा किस ओर जा रहा ठीक है? है। हमारे लिए तो सबसे बड़ी चिंता का विषय दिव्या ये हो चुका है कि सरकार एक झूठ जुमला छोड़ती है और जो अंधभक्त हैं दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के, वो चाहे पढ़े लिखे हों, जिनका पेट भरा वो कांग्रेस भाजपा, और जिनका पेट में अभी भरा नहीं है वो दिल्ली बंबई, और बाकी जो सुलपइये चरसी भक्त वो बन गए इनके चेले। ऐसे में झूठ और चलता रहेगा, वो चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो। स्थिति यह है दिव्या कि 2.5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इस पर सवाल इसलिए खड़ा होता है, ना तो कोई सचिव के साथ मीटिंग हुई, ना एमओयू साइन हुआ। वहां जाकर क्या ये किसके साथ बात करेंगे? रोड शो में? बात यह है, बैठकों का भी दौर है सर, बैठक 4 दिन देखिए दिव्या, मैं बात खत्म कर रहा हूं। बात यह है, हम विपक्ष के नेता हैं, हमारा काम है सरकार की योजनाओं पर शंका खड़ा करना। सरकार का काम है उस शंका का समाधान करना और सॉलिड तरीके से एग्जीक्यूट कर आज हमारी जवान पर ताले पड़ जाने चाहिए थे कि आपने इन्वेस्टर समिट की डिबेट करी और भाजपा का प्रवक्ता 85,000 करोड़ की फाइल लाकर इतने हजार लड़कों को रोजगार दिया, इतने लाख रुपए का टैक्स उत्तराखंड में आया। ये अगर बैठकर बात करते तो शांति प्रसाद भट्ट हाथ जोड़कर कहता सॉरी मुझसे गलती होगी। 13 साल भाजपा का शासन, 10 साल कांग्रेस का शासन। मैं दिव्या तुम्हें भी चुनौती के साथ कहता हूं, किसी एक डिबेट में आपने अगर किसी सरकार के ऊपर उंगली उठाई हो और अगली इस डिबेट में आपने कहा हो कि इस डिबेट का यह रिजल्ट हुआ कि सरकार के कार्यप्रणाली में सुधार हुआ, तो मैं इसी चैनल पे हाथ जोड़कर चला जाऊंगा बाहर, यह कहकर कि मैंने अपनी ही सरकार के ऊपर जो उंगली उठाई डिबेट में मैं आज झूठा साबित हो गया। आज हालात इतने खराब हो गए, कितना ही नंगा कर लो इनको, कितना ही उंगली उठा लो इन पे, इन्हें पता है चप्पा चप्पा खाजप्पा पैसे से वोट मिलेगा, जनता को पार्टियों में बांट दो, मानसिक गुलाम बना दो और व्यक्ति को जातियों में, धर्म में, हिंदू मुस्लिम में इतना उलझा दो कि व्यक्ति जब अपने विकास के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वोट देने जाए तो उस समय पर उसे ना तो बेटे की बेरोजगारी दिखे, ना वंश रुकता हुआ दिखे, ना उत्तराखंड की गुर्बत दिखे, उन्हें दिखे तो सिर्फ एक कि किस बेईमान का कितना पैसा है और कैसे उसको जिताया जाए। ये उसी का परिणाम है कि ये बड़े सीना चौड़े 2.5 लाख करोड़ का झूठ टीवी चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से अपने पैसों के दम पर फैलाएंगे और आप और हम इनके जालों में फंसेंगे और अगली पीढ़ी को बर्बाद करेंगे। 23 सालों में उत्तराखंड के साथ जो धोखा इस सरकारों ने किया है, भगवान से मैं हाथ जोड़कर इन जनता से निवेदन करता हूं, इनके जुमलों में मत फंसिए और इनको आईना जब तक जनता नहीं दिखाएगी, ये तो जुमलेबाज है। अभी 2.5 लाख बोला, अगली बार 5 लाख बोल देंगे। तो इनके इस झूठ से जनता को समझना चाहिए। आंकड़ों में मैं फिर कह रहा हूं, आप प्रवक्ता का बात सुनिए, ये इन्वेस्टमेंट कौन सा कह रहे, ग्राफिक करा रहे, कमल गंसाला ने तो अपने दम पे लगाया, उसमें तुम्हारा क्या काम? ये उनका ये कहना है कि वो यहीं के हैं, उन्होंने यहीं पे इन्वेस्ट किया, फायदा हुआ इस प्रदेश का। मैं पूछना चाहता हूं, कमल गंसाला पे जितना बैंक का लोन है उतार दोगे क्या आप जिस तरीके से लोगों के लोन माफ करते हो उसका भी करो ना, वो तो यहाँ का मूल निवासी है। इस्टवाल जी के पास जाती हूँ। ये सब झूठ और जुमलेबाज हैं, इनके जुमलों में उत्तराखंड की जनता को नहीं फंसना चाहिए। इस डिबेट के माध्यम से मैं ये निवेदन भी कर रहा हूँ। बिल्कुल इस्टवाल जी, यहाँ पर शांति जी ने जो बातें बोली हैं कुछ मायनों में ये सही हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट की अगर उद्योग की बात हम करते हैं, जो चैलेंजेस बताए हैं, क्या आप उन चैलेंजेस से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत हैं, यहाँ पर अब भी ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, स्किल्ड है, लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही हैं यहाँ पे। यकीनन अपॉर्चुनिटी की कमियां किसके कारण है? सच्चाई ये है कि आज भी अगर आप फाइल तलाशेंगे इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री के लिए एनडी तिवारी के काल से ही क्या कहते हैं, पहाड़ों की जमीनें सेलेक्ट हो रखी हैं कि यहाँ इंडस्ट्री के लिए ये जगह है, उपलब्ध है उस समय का ये सारा कुछ जी। उसके बावजूद भी हम एक इंडस्ट्री पहाड़ नहीं ले सके। मैं सबसे पहले भाजपा प्रवक्ता दिगंबर भाई के वक्तव्य की तरफ जाता हूँ। उन्होंने जो एजुकेशनली बताया कि बाहर से निवेश होगा, ये होगा,
राजधानी देहरादून आज की नहीं बल्कि ब्रिटिश काल से ही एजुकेशनल हब कहलाती है। जी। और ये एजुकेशनल हब आज व्यवसाय में कैसे तब्दील हो गई। हर एक स्कूल का अलग यूनिफॉर्म है, हर एक स्कूल ने एक एक बुक सेलर को सेलेक्ट कर रखा है, उसी से लेनी है, उसी से ड्रेस लेनी है, और दुगने तिगने दामों पे जिस तरह से अभिभावक की जेबें काटी जा रही है, उसकी सरकार ने कहाँ भरपाई की। किसी भी सरकार की बात कर रहा हूं मैं, आज की सरकार कुंवर जपेंद्र केस लड़ते लड़ते हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहां से भी जीत के आते हैं। वो भाजपा के ही प्रवक्ता है आज की डेट पे। उसके बाद भी क्या कार्रवाई कर ली अपने अपने एजुकेशन क्षेत्र पे। आप टूरिज्म की बात करते हैं, टूरिज्म आपने कहा कि टूरिज्म में और इस सेक्टर में फिल्म उद्योग में यकीनन त्रिवेंद्र रावत जी को इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने फिल्म उद्योग को यहाँ बढ़ाने के लिए यहाँ की जो जितनी भी जमीन है, क्षेत्र है, वो फ्री में उपलब्ध करवाने के लिए बहुत सारे जितने भी फिल्म मेकर्स हैं मुंबई के, उनको लाने की यहाँ कोशिश की और उसमें सफल भी हुए। कश्मीर फाइल पूरी आपके यहाँ बनी हुई है, 99% जो कश्मीर फाइल की शूट है वो मसूरी और आसपास के क्षेत्र में पड़ी है। कहीं ना कहीं हमारे कलाकारों को उसमें बेनिफिट मिला है। जो कलाकार 200 रुपए लेता था वो आज 2000 रुपए पर डे कमा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन कलाकारों ने कभी मोटरसाइकिल नहीं देखी थी आज वो कार चला रहे हैं। यकीनन फिल्म क्षेत्र में कुछ ना कुछ यहाँ रोजगार उपलब्ध हुआ है। क्या हम टिहरी झील को पर्यटन के क्षेत्र में डल झील बना पाए? भाई आप बच्चे को पूछिए, अगर अभी जो बमुश्किल हाई स्कूल का स्टूडेंट होगा उसको पूछेंगे डल झील का है तो हर कोई बोलेगा कि साहब डल झील कश्मीर में है। जिन्होंने राजकुमार की फिल्म देखी होगी, एक था गुल एक थी गुल, वो वाला गाना सुना होगा, तो उन्हें डल झील आज भी हमारे ख्वाब में होता है कि यार डल झील घूमना था, कैसे शिकारा होते हैं, क्या होते हैं। हमारे पास टिहरी झील इतनी व्यापक झील है, इतना प्राकृतिक सौंदर्य है। इतने सालों में हम क्या कर गए, क्या दिया हमने? वो फ्लोटर दिए, फ्लोटर में भी लाखों का घोटाला, लेकिन वो घोटाले की फाइल कहाँ गई? जो फ्लोटर उसके ऊपर चल रहे हैं वो लाखों के घोटाले की एक देन है। कहाँ गई वो फाइल? क्यों नहीं आपने अधिकारियों पे कार्रवाई की? आप पर्यटन को कहां लेके जा रहे हैं भैया? आप भारत भारत चिल्ला रहे हैं। करुणाश्रम पे काम करते करते मेरी उम्र गुजर गई। 95 से अब तक लगा लीजिए कितने साल हुए आपके? 28 साल में करुणाश्रम को दे चुका हूं और व्यापक रिसर्च कर चुका हूं। उस पर एविडेंस के साथ कहता हूं, चैलेंज करता हूं कि जो जम्मू कश्मीर में उसको बताते हैं करुणाश्रम को, उनको चैलेंज करता हूं कि वो आए बैठे मेरे साथ बैठ के बताएं कि जम्मू कश्मीर से क्या 2.5 दिन में आप हस्तिनापुर पहुंच जाएंगे? 2.5 दिन में आप करुणाश्रम से हस्तिनापुर पहुंच सकते हैं, मालन घाटी से हस्तिनापुर पहुंच सकते हैं। कई ऐसे वक्तव्य हैं जिस भरत के कारण भारतवर्ष पड़ा और जिसका पूरा ये प्रदेश जानता है कि ये मालन घाटी में, ये पूरी मालन नदी घाटी में है, चंडा पर्वत से के करुणाश्रम तक का पूरा व्यापक क्षेत्र है। एक एक गांव उस काल के, वैदिक काल के नामों से पुकारे जाते हैं। आप वहां जाके, क्योंकि छोटे इन्वेस्ट हैं, इनमें हमें कमीशन नहीं मिलेगी। अब कमीशन के लिए आप सिर्फ भरत भूमि के नाम से ही इतना बड़ा पर्यटन व्यवसाय खड़ा कर सकते थे कि आप क्या कहते हैं, उम्मीद नहीं कर सकते। एक भरत की मूर्ति नहीं लगा पा रहे आप, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। आपने पर्यटन सचिव खुलवे के पास एक फाइल है, वो उसी को दबाए बैठे हुए हैं। ये क्या, ये पर्यटन विकास होगा? इस तरीके से पर्यटन विकास होगा? मुख्यमंत्री के लिखे हुए पत्रों को अभी तक बिल्कुल फाइल में पैक करके उनको धूल फांक रही है, ये पर्यटन विकास होगा? आप इन्वेस्टर समिट की बात कर रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़ का आप इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं पहाड़ में, उत्तराखंड में। अगर यही इन्वेस्टमेंट का तरीका है तो सॉरी, मैं ये माफी चाहूंगा कि ये इन्वेस्टमेंट और ये इन्वेस्टर क्या सचमुच इन लोक लुभावन बातों पे आ जाएंगे? आप लंदन में रोड शो कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक परिपाटी मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है कि चलिए भाई हम कहीं से तो जुटाएं।
मैं उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने ताज पैलेस होटल में जो वो थी आपकी इन्वेस्टर समिट, उसमें 1000 करोड़ से ऊपर का व्यवसाय लेके आए, उसमें एमओयू साइन हो गए। क्या अब जो 2.5 लाख करोड़ का आपका इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात आप कर रहे हैं, क्या आप विदेशी कंपनियों को यहाँ इस्टेब्लिश करवा पाएंगे? क्योंकि वहां तो कमीशन खोरी 0% की है। विदेशी तब तो आपकी जमीन पे कदम रखेगा ना जब आप कमीशन की बात नहीं करेंगे। जब आप क्या कहते हैं स्मूथली ये कहेंगे कि एमओयू ओके, जितने भी हैं एनओसी लो जी आपको दिए, तब तो इस पहाड़ का जो रोजगार और युवा, जो शिक्षित युवा है, वो बंगलुरु भागने की जगह या विदेश भागने की जगह यहाँ रुकेगा। तब तो वो अपने माँ बाप को अपनी संस्कृति के आधार पे उनके वो देखना पसंद करेगा कि अब संस्कृति के आधार पे कि हाँ भाई माँ बाप हमारे लिए पूज्य है, तुल्य है। आने वाले काल में उनके बच्चे क्या लेंगे जो बाहर जाके बस रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ग्लोबल समिट आप ला रहे हैं, आपका स्वागत होना चाहिए। आप सबसे पहले नकेल कसे अपने अधिकारियों पे जो एनओसी के नाम पर आपको महीनों तक टहलाते हैं और फ्रस्ट्रेट होकर बिजनेसमैन को यहाँ से भागना पड़ता है। ठीक है दिगंबर नेगी जी, हम लोग यहाँ पर एनओसी की बात कर रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बहुत बात हुई थी जब इन्वेस्टर समिट पहला हुआ था, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नतीजा ये था कि वही आंकड़े में आपको बता रही, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो सिंगल विंडो में रजिस्टर हुए हैं वो जो ऑनगोइंग है वो 135 है, वो 135 प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग है। तो आपको नहीं लगता कि 135 चल रहे हैं तो और भी डायरेक्ट विंडो सिस्टम से आ सकते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम से आ सकते हैं, जो लूप होल बीच में क्रिएट हो रहा है वो भर सकता है? देखिए, हमें कुछ चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकल वे में देखने की जरूरत है। 2018 में जिस इन्वेस्टमेंट समिट को मेरे साथी लोग कोस रहे हैं, उसके बाद जब तक चीज़ें मेटरलाइज हो रही थी, इन्वेस्टर उत्तराखंड की तरफ मूव कर रहे थे, तब तक एक बहुत बड़ी त्रासदी ग्लोबली कोविड के रूप में आई। और केवल 18 में, अरे 19-20 में आई ना मेरे भाई, उसके बाद आई, 20 के बाद आई। अरे सुन लो मेरे भाई, मतलब इतने बड़ा सुन लो झूठ। ठीक है शांति प्रसाद मतलब भट्टी, झूठ please की भी answer कोई में सीमा जवाब होती दीजिए। है। सर जवाब मैंने- दीजिए, मतलब समय की यार, कमी। मेरे है भाई ना भाई? इतना तो झूठ धैर्य की भी कोई सीमा धैर्य रखो। ठीक है सर, मतलब जवाब 18 के बाद कोरोना, मैंने यहाँ क्या पे कहा, कोरोना। मेटरलाइज हो रही थी। ठीक है, सुनने शांति का प्रसाद भी भट्टी, धैर्य रखो भाई, शांति प्रसाद भट्टी जवाब सुनने का दीजिए, धैर्य समय- रखो। समय की कमी जी। देखिए क्या है, यही इतना बड़ा देखिए झूठ ना बर्दाश्त नहीं होता, बस यही- यही दुख है हमारा। ठीक है आप पहले पूरा जवाब सुन लीजिए सर। यही उनका। सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमारे जो साथी गण हैं, एक साथी कोस रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान पे राज किया और फिर इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी। अरे भाई उस ईस्ट इंडिया आप भी तो यही बोलते हो। उस ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की कंपनी ने खरीद लिया अरे अब। बाबा रामदेव से और ये लेकर जो सारे साहब है, विदेशियों जो का इतने विरोध ज्यादा करते हैं। चिल्ला रहे हैं, अभी हाल ही में बागेश्वर में एक उपचुनाव हुआ, जनता ने लाए। अरे सुन तो लो मेरे भाई, सुन लो। विकास से क्या लेना अरे सुनो देना यार, क्यों नहीं है? जनता जवाब तुम देती ये है, बताओ ना भाई, जनता चुनाव में तुम जवाब कहते देती हो है। कि विदेशी भगाओ, अरे भाई, स्वदेशी अपनाओ। अब मैं पूछ रहा हूँ जनता- तुमसे, विदेशी है तो ये इंग्लैंड में कौन है, वहाँ स्वदेशी है क्या? अरे भाई, तुम्हारा कहाँ इंग्लैंड गया की रामदेव? ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ को गया आज वो एक तुम्हारा भारतीय ने रामदेव? खरीद लिया। झूठ बोलना बंद करो, आज भारतीय झूठ ने बोलना खरीदा। बंद करो। जिस रामदेव पहले को आप तुम कोस रहे हो, स्वदेशी वाले आज बात पतंजलि करते हो, अब इंग्लैंड में मल्टीनेशनल काय को कंपनी बन गए? गई है। प्यार हो गया इंग्लैंड वालों से? आज कहाँ गया पतंजलि रामदेव तुम्हारा जो कंपनी है। बोलता था कि स्वदेशी अपनाओ? ठीक है। कहाँ गया रामदेव जो जवाब स्वदेशी दीजिए, की बात सर, करता था? समय की कमी है। अरे शांति इसलिए प्रसाद झूठ भट्टी, ना please। बोलिए, ठीक है, प्लीज ठीक है प्लीज उनको झूठ ना जवाब पूरा बोलिए। करने दीजिए। 18 को तुम कोरोना से जोड़ दो, अब ये इसका बात बोल दो कि हम चुनाव हार गए इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। अरे भाई, 18 के बाद 19, शांति 20, प्रसाद भट्टी, मैंने आपके सामने कुछ आंकड़े रखे थे सर, 18 के बाद 19, 20, 21, 22 आता है, नहीं आता है। ऑफिशियल अकाउंट है। आप अपनी बात पूरी करें दिगंबर नेगी जी। इनके इसी पॉलिटिकल ना समझी के कारण से जनता ने बागेश्वर में लाइन में लग करके 1200 नोटा के बटन दबाए, परंतु यूकेडी को 400 अरे वोट भाई, पूरे हम नहीं दिए। ठीक है, ठीक है सर, वो चुनाव अलग बात है। 400 वोट पूरे ठीक है, नहीं दिए। चुनाव अलग हमको बात है, वोट लेकिन नहीं पड़ा। दिगंबर नेगी जी, ये हमारे और हमारे दिगंबर पहाड़ ये के लोगों की जनता का स्थिति जवाब ठीक है, है, जो ठीक है। यूकेडी की ये स्थिति है वो पहाड़ की स्थिति है। ये मैं जनता स्वीकारता का हूँ। जवाब है भाई। मैं बड़े दिल डेमोक्रेसी से फॉर द स्वीकारता पीपल हूँ बाय द कि पीपल जनता है। हमारी ठीक है, जमानत शांति जमानत प्रसाद है। भट्टी, प्लीज समय की मुझे कमी है सर। सरकारी जनता है, मैं इससे जनता पहले- तय करती मगर है। आपको मैं इससे पहले जिताकर फाइनल जनता कौन अच्छा अपने कर रहा है, बच्चों का कौन बुरा भविष्य कर रहा है। बात कर रही है, ये भी समझ शांति लीजिए। प्रसाद भट्टी प्लीज तो शांत नोटा हो जाइए, से मेरे पास पीछे समय रहने कम वाले है। लोग मेरे पास समय लाइन कम में है, लग मैं के फाइनल लोगों ने कमेंट नोटा और का करूँ, बटन इससे दबाना पहले पसंद शॉर्ट किया, में। पर यूकेडी को बटन ठीक है, दबाना पसंद नहीं दिगंबर किया। नेगी हम जी, बहुत स्वीकारते शॉर्ट में हैं। जवाब, बहुत शॉर्ट में जवाब मैं आपसे चाहूंगी। जो पिछली बार 2018 में जो सेक्टर्स कवर किए गए थे, उससे कुछ सीख लेकर इस बार कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जो निश्चित रूप जिस पर से फोकस किया जाएगा?
18 का जो इन्वेस्टर समिट था, ये कमीशन उसके खाना बाद- छोड़े तो आए ठीक है इन्वेस्टर। ठीक है उसके सर, बाद कोविड ने पूरे वर्ल्ड में रिसेशन लाया और हर सेक्टर में गिरावट आई, इन्वेस्टर्स की भी कमर टूट गई, हर एक को अपना ही कारोबार संभालने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी लाइबिलिटीज को ही जिंदा रखना कठिन हो गया। 18 अभी में पता लग गया था कि 20 में कोविड आएगा। क्या बात करते हो यार पर भाई। सर फार्मास्यूटिकल्स क्या बात ऐसे मेरे करते हो? ख्याल से इनको सेक्टर मानना था पड़ेगा जिसने भाजपा। boom किया था। झूठे नंबर 1 मानना पड़ेगा ठीक है, भाजपा ठीक है, को। ठीक है, शांति इनकी प्रसाद तो जी। बुद्धि लेकिन दिगंबर ये है नेगी जी, कि भाई 18 के बाद दिगंबर नेगी 19-20 में कोविड आया नहीं आया। ठीक है दिगंबर नेगी जी, ऐसा लगता है कि ये 2020 बच्चा पैदा होते चलने लगता है। जब कोविड आया था तो क्या बात है यार, हद हो गई। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इनकी ने बहुत राजनीतिक boom किया बौद्धिक था। क्षमता इतनी है ठीक है कि ये जो है Pharmaceuticals बच्चा ने पैदा बहुत होते boom दौड़ने किया था। लगेगा। अब कमर सही होगी लोगों की। ठीक है मैं अब फाइनल दुनिया उससे अब ठीक है सर, दुनिया मैं final रिसेशन comment पीरियड की से ओर निकल बढ़ूंगी। रही, सुनिए मैं एक मिनट, समय बहुत दुनिया कम है सर, रिसेशन please। पीरियड से बाहर निकल रही ठीक है है। और इन्वेस्टर्स अब अपने कारोबार को फिर से फैलाना चाहते हैं, चाहे वो इंडियंस हो चाहे फॉरेनर्स ठीक हो। है ठीक है मैं शॉर्ट और में फाइनल G20 के कारण से उत्तराखंड के लिए और ज्यादा अवसर खुले हैं। मैं उत्तराखंड की जनता को आपके चैनल के माध्यम से आशान्वित करना चाहता हूं कि उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स की एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आने वाला है, जिससे हर सेक्टर जो है मजबूत होगा और उत्तराखंड में रोजगार सृजन होगा और उत्तराखंड एक विकसित राज्य के रूप में हिंदुस्तान के सामने खड़ा होगा। ठीक है, इसे मैं आपके फाइनल कमेंट के तौर पे लूंगी। और आशीष नौटियाल जी, आपका शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए मैडम, निश्चित ही हम चाहते हैं उत्तराखंड के अंदर व्यापार बढ़े, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिले, चाहे किसी भी माध्यम से मिले। और भारतीय जनता पार्टी अगर इस शुभ कार्य ये कर सकती है तो हमें इस बात की खुशी है। उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और इससे हमें किसी भी तरह का गुरेज नहीं है। लेकिन डर तब लगता है जब ये लोग मेक इन इंडिया का नारा देने वाले लोग आज इंडिया के नाम से नफरत करने लग जाते हैं, तो लगता है कि यार ये लोग जुमलेबाज हैं, झूठे लोग हैं। तो इससे हमें डर है। बाकी हम चाहते हैं जरूर, निश्चित ही 2.5 लाख करोड़ का आप 5 लाख करोड़ लाओ, हमें बहुत खुशी होगी और उत्तराखंड के लोगों को हित होना चाहिए। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर, समय की कमी। बस दिव्या, हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि अगर उत्तराखंड का चौमुखी विकास होगा तो ये इस राज्य के लिए हितकारी होगा। मगर जब उत्तराखंड के बुजुर्ग गांव में बैठे हैं, जवान लड़के बेंगलोर, दिल्ली, बंबई जा रहे हैं, तो समझ में आता है कि यहाँ का ब्रेन तो ड्रेन हो गया। बूढ़े व्यक्तियों का परिवार में उदासी है, ये उदासी दूर हो, इसीलिए लोग लोकतंत्र में अपनी सत्ता चुनते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि झूठ जुमलों में वोट पड़ रहे हैं और उसका पश्चाताप यहाँ के बुजुर्ग लोग अपने घर में उदासी से महसूस भी कर रहे हैं। बिल्कुल, मनोज इस्टीवाल जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। यकीनन इस बार के ये जो ग्लोबल समिट है G20 के कारण, वास्तव में मैं इस समय दिगंबर भाई की बात पे सहमत हूँ कि G20 के कारण काफ़ी आशाएं प्रदेश ने लगाई हैं। और यकीनन अगर वो स्थिति 2018 की स्थिति में अगर हमने सबक सीखा है, हमारे राजनेताओं ने सबक सीखा है या हमारे अधिकारियों ने सबक सीखा है, तो आने वाला कल स्वर्णिम हो सकता है उत्तराखंड के युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए। और मैं हाथ जोड़कर वर्तमान सरकार से उम्मीद लगाए, आस लगाए बैठा हूं कि अगर यहाँ कोई इंडस्ट्री आती भी है तो वहां कम से कम अपने MOU में ये साइन न करवाएं कि यहाँ ठेकेदारी पे हमारे लड़के काम करें। जो यहाँ इस प्रदेश के मूल निवासी है वो ठेकेदारी पे काम करके 8-10 हज़ार की तनख्वाह पे काम करे, ये ठीक नहीं रहेगा। इसलिए स्वागत तो है कि आप लाएं, बड़ा इन्वेस्टमेंट लाएं और प्रदेश हित में और देश हित में ये काम आए। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि कितने निवेशक जो हैं वो विदेश से आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 दिवसीय लंदन दौरे पर हैं। वहां पर रोड शोज होंगे, बैठकें होंगी और इसके माध्यम से जो है आमंत्रित किया जाएगा विदेशी निवेशकों को। लेकिन 2018 में जो निवेश हुआ था उससे कितनी सीख ली जाएगी, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स है जिसमें निवेश यहाँ पर आएगा, दिसंबर के महीने में काफी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण महीना है और यहाँ पर कितना निवेश आता है, कितने लोगों को रोजगार मिलता है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। बहरहाल, क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।